हेलो व्यूवर्स। तो आ चुके हैं आज हम लोग एक और नए लेक्चर में, जहां कल का लेक्चर जो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 35 कवर किया था, आज उसके आगे कुछ चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जहां हम लोग बात किए थे विदाउट वारंट पुलिस आपको किन किन सरकमस्टांसेस में अरेस्ट कर सकती है, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। आज हम लोग एक नई बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्शन नंबर 36 ऑफ BNSS बताता है। एक नया कानून, एक नया क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ हमारे यहाँ का, जिसका नाम बदल दिया गया है, पूरी तरह उसमें कुछ चेंज किए गए हैं, थोड़े प्रोविज़न बदलाव हुए हैं, बाकी सब लगभग वही चीज़ें हैं। तो आज का ये जो प्रोविज़न है इसको जरा देखते हैं, इसमें क्या है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट भी है, देखिए समझिए, इसमें प्रोसीजर ही है, सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं है, बस ये जान के रखिएगा कि अरेस्ट के दौरान क्या क्या प्रोसीजर होगा। और साथ में इसी के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं पुलिस को कि भाई अरेस्ट के दौरान आपकी ड्यूटी क्या क्या होगी, जरा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ तो ये समझ जाइए कि ये जो पूरा प्रोविज़न होने वाला है कहाँ पे है, BNSS के सेक्शन नंबर 36 में है। अच्छा, पहले कहीं था, कह रहा है जब ये नया है तो इसका मतलब कि पहले भी कहीं था, पुराना हमारे पास क्रिमिनल लॉ था, वो CRPC था, वहाँ पे सेक्शन नंबर 41B में ये प्रोविज़न आपको मिलता है। तो और ये डिट्टो लगभग पूरा सेम प्रोविज़न है, इसमें कोई बहुत, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो डायरेक्टली देखते हैं ये प्रोविज़न कहना क्या चाहता है। देखिए सबसे पहली बात, ये सेक्शन जो है पूरी मैंडेटरी बात बता रहा है कि अगर अरेस्ट करने जा रहा है कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को, तो उस दौरान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सिर्फ ध्यान नहीं रखना है, वो उसके ऊपर बाध्यकारी है, मैंडेटरी है उसे करना। वो उन बातों को किनारे करके अरेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए। अगर उसको अरेस्ट से जुड़ा, उसको अगर ये जानना है कोई मुझे ज़बरदस्ती कोई गलत तरीके से अरेस्ट ना कर ले, तो उसको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए हर एक आम आदमी को, और ख़ासतौर पुलिस वालों को कभी ये चीज़ गलती ना कर दें। सबसे पहली चीज़, ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा, एकदम बाध्यकारी है, पुलिस इससे बच नहीं सकती, कोई इसमें रियायत नहीं बरती जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, ये आया कहाँ से, इसको लाने का ये प्रोविज़न कहाँ से आ रहा है, इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ, कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए सबसे लीडिंग केस इसका अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, DK बासु केस, ये वही है जो इन सारे प्रावधानों को पैदा कर रहा है। ये जितने भी अभी आपने लास्ट सेक्शन 35 था, उसके भी बहुत सारे प्रोविज़न थे। इसका जो 36 हो रहा है अभी, आज जो हम लोग देख रहे हैं सेक्शन नंबर 36, इसके भी प्रोविज़न हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं। ये सब आ कहाँ से रहे हैं, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस से। वहीं पे जो ढेर सारी गाइडलाइंस दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसी गाइडलाइंस को उठा के सेक्शंस में डाल दिया गया, पूरी तरह एकदम उसी को उठा के सेक्शन का रूप दे दिया गया, कुछ प्रावधान बना दिए गए, और बहुत ही ज़रूरी बात बताई गई। जैसे क्या, देखिए उसी, समझिए पहले केस था क्या, जो DK बासु केस है, जरा इसको समझते हैं थोड़ा। DK बासु केस कहना क्या चाहता है, DK बासु केस जुड़ा है भाई, देखिए कस्टोडियल डेथ से। कस्टडी में जो डेथ हो जाती थी, कस्टडी में जो वायलेंस हो रहा था, जो एक्यूज थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था, किसी किसी भी मामले में वो आरोपी थे, तो उनके ऊपर कस्टडी में डेथ हो जा रही है, कस्टडी में वायलेंस हो जा रहा है। ये क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, लोगों को तो खुश होना चाहिए कि कस्टडी में किसी की डेथ हो जा रही है। कह रहा भाई कस्टडी में डेथ हो जा रही है, मगर ह्यूमन राइट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ह्यूमन राइट नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ये ह्यूमन राइट हमारे यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है कहाँ, कहाँ पे हम लोगों ने इसको मान रखा है। हमारे यहाँ सबसे बड़े ह्यूमन राइट हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट हैं, जो एकदम मैंडेटरी नेचर के होते हैं, और यहाँ तक कि ये अपराधियों को भी आपको देना पड़ेगा, किसी के फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई उसके अगेंस्ट कोई अलग प्रावधान स्पेशली ये बात बोल ना दे। तो इतनी बात है। अब ये कस्टडी में किसी की डेथ हो जाना बहुत बड़ी चीज़ है। पुलिस किसी को उठा रही है अचानक से, पता नहीं चल रहा कब उठाई, कहाँ ले गई, 2 दिन बाद पता चला उस पर्सन की लाश मिल रही है, डेड बॉडी मिल रही है, या पता चला था कि हाँ इसको उठाए थे, कौन उठाया था, कौन पुलिस वाला ले गया था, उसका क्या नाम था, क्या पता था, कौन से थाने पे ले गया था, किस आरोप में ले गया था, किसी को कोई जानकारी नहीं। बस हाँ, फैमिली वाले 1-2 लोगों ने देख लिया, सोसाइटी किसी लोकल लोगों ने कि हाँ भाई वो पुलिस वाला उसको उठा के ले गया है। पता चला 2 दिन बाद उस पर्सन की कस्टडी में डेथ हो गई, पता चला उस पर्सन की बॉडी मिल रही है कहीं से। तो ये सब बड़ा माहौल चल रहा था उस टाइम। तो उसी टाइम ये जो पर्सन DK बासु हैं एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि उनके नज़र में एक मामला आता है अखबार में कस्टोडियल डेथ का, तो वो एक लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और ठीक उसी टाइम बहुत सारे ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रहे थे, लेटर के मामले, कोई पटिशन पढ़ रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। तो देखे कि यार बहुत गंभीर मामला, यहाँ तक कि यूपी का भी सेम इसी तरह का एक मामला था, जहाँ पे अशोक जौहरी इस मामले कोर्ट तक ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जब मामले देखती है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या करती है, सारे मामलों को एक जगह क्लब कर देती है, और उसी को बना देती है DK बासु के नाम की पटिशन। मतलब DK बासु का जो लेटर आया था उसी के नाम से पूरी पटिशन को एक जगह क्लब कर दिया जाता है, और फिर ये मामले की सुनवाई होती है। बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं, उन गाइडलाइंस में ये सेक्शन नंबर 36 भी रहता है, जो इसके प्रावधान है। तो आपको समझ में आएगा क्या चल क्या रहा है।
पुलिस वाला आ रहा है, पुलिस की कोई आइडेंटिटी नहीं पता चल रही है, पुलिस है कि कौन है, किस थाने का था, क्यों उठा ले गया, क्या आरोप था, उस दिन उसके बॉडी मार्क थे, आप उठाए उसको, सामने कोई विटनेस है कि नहीं है, आपने उसके फैमिली वालों क्यों नहीं कुछ बताया। तो ये सारी बड़ी दिक्कतें थी। तो इससे हो क्या रहा था, मिसयूज़ हो रहा था, पुलिस अपने पावर का मिसयूज़ कर रही थी। आज भी होता है, उठा ले जाते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती वो इस इलीगल प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। कहने का मतलब हिस्सा क्या, उसके विक्टिम बन जा रहा है इनके की गई ड्यूटीज़ का। ये ड्यूटी नहीं कहेंगे इसको, हम लोग ओमिशन कहेंगे ड्यूटी का। तो इनकी गलत तरीके से की जा रही प्रैक्टिस ड्यूटी, इसके कारण हो क्या रहा है, एक आम आदमी फंसता चला जा रहा है। अब इसमें ये बस कारण क्या है, उनको जानकारी नहीं है लॉ की, उनको पता नहीं है एक छोटी मोटी चीज़ें भी कि अरेस्ट के दौरान क्या क्या होना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर रहा है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बातें जरा जान लीजिए। 36 सेक्शन नंबर BNSS आपको पता होना चाहिए, पुलिस के ऊपर एकदम मैंडेटरी है, बच के नहीं जा सकते। तो क्या है पहला पॉइंट बोल रहा है सेक्शन नंबर 36 का, कोई भी पुलिस वाला, एवरी पुलिस ऑफिसर जो भी अरेस्ट करने जा रहा है, अरेस्ट के दौरान उसके पास क्या होना चाहिए, एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। किसका, उसके नेम का। मतलब आपका जो नाम है, आपको ये नाम आपका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ये हो क्यों रहा है, कह रहा है कि आपको ईजिली पहचाना जा सके कि भाई आप हो तो पुलिस वाले ही, कोई ऐसा नहीं कोई अनजान आदमी उठ के चला आया और किसी को अरेस्ट कर लिया। और कह रहा है आपका एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन नेम होना चाहिए। और ये कहाँ होता है, सभी को भाई बैच मिलता है कुछ ना कुछ, जहाँ पे उनका नाम होता है, कुछ का डेजिग्नेशन भी पता चलता है। उनकी ड्रेस को देख के आप डेजिग्नेशन का आइडिया लगा सकते हैं कि इस पद के ऑफिसर हैं। तो आपका क्लियर नेम और आपका डेजिग्नेशन शो होना चाहिए। DK बासु केस ने तो डेजिग्नेशन की बात कर दी थी अपने गाइडलाइंस में, कहा कि डेजिग्नेशन और आपका नाम क्लियरली एकदम विजिबल होना चाहिए। तो ये आपको कैसे, आपकी वेशभूषा से आपको पता चलेगा, आपको जो जो बैच मिले, जो जो चीज़ें मिली, आप अरेस्ट करने जा रहे हैं विद प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर आपको जो बैच मिला है उसको लगा के जाएंगे, जिससे हम आपके नाम को आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ फला पर्सन ने जो है अरेस्ट किया है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या बात बोल रहा है कि एक तो हो गया कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा उसका क्लियर नेम शो होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा तो ये बात मैंडेटरी है कि वो उस दौरान, तुरंत अरेस्ट करने के दौरान ही एक अरेस्ट मेमो तैयार करेगा। इसी अरेस्ट मेमो को फुल फॉर्म में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। मतलब क्या, एक ज्ञापन तैयार करेगा, एक गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, मेमोरेंडम तैयार करेगा। ये ज्ञापन क्या होता है, कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है, कह रहे भाई देखो, मेमोरेंडम का सीधा मतलब है यहाँ पे कुछ जानकारियाँ ली जाएंगी, लिखी जाएंगी। डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ रिटन फॉर्म में होंगी। कह रहा क्या क्या, कह रहा जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो उससे जुड़ी डिटेल लिखी जाएंगी। कह रहा क्या डिटेल, कह रहा उसका नाम, पता, एड्रेस, ये सब लिख लिए। कह रहा और कह रहा रीज़न क्यों अरेस्ट कर रहे हो ये पता होना चाहिए, ये भी वहाँ लिखिए, ये मेमोरेंडम का हिस्सा होगा। कब अरेस्ट कर रहे हो, टाइम क्या है, डेट क्या है, ये मेमोरेंडम का हिस्सा होगा। किस जगह तुम अरेस्ट कर रहे हो, प्लेस क्या है, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। विटनेस है क्या कोई, मतलब विटनेस इस बात की कोई गवाही दे सकता है कि तुमने इस दौरान, इस दिन, इस तिथि पे तुमने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो इस विटनेस से जुड़ा प्रोविज़न है। इस जो ये विटनेस है, ये अभी आप इसी में पढ़ेंगे कि मेमो के दौरान एक विटनेस से साइन लेना पड़ेगा। और ये साइन लेने के लिए ये विटनेस कौन, देखिए अरेस्ट के दौरान क्या कह रहा है, तो मेमोरेंडम आपको समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत कि मेमोरेंडम में आप डिटेल भरेंगे, नेम और रीज़न, उनका एड्रेस, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसका एड्रेस, किस टाइम, किस डेट पे अरेस्ट किया गया है, रीज़न बताइए, और साथ में आपको वहाँ पे एक विटनेस का साइन तो लेना पड़ेगा। कह रहा है मिनिमम एक विटनेस का ले लीजिए। और ये साइन लेने का क्या मतलब है, आप अटेस्ट करा रहे हैं, इस मेमोरेंडम को अटेस्ट कराना है। अटेस्ट करवाएंगे किससे, कह रहा है एक विटनेस। कह रहा है वो एक विटनेस होगा कौन, कह रहा है प्रायोरिटी में रखेंगे फैमिली मेंबर को। जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसका एक फैमिली मेंबर होना चाहिए जिससे आप अटेस्ट करवाएंगे, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। कह रहा अगर वो नहीं है तब, कह रहा तो उस लोकेलिटी का कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो रिस्पेक्टेबल मेंबर होगा, जिसकी कुछ इज्जत होगी, आम आदमी ही, जिसके अगेंस्ट कोई भी, मतलब ऐसे कोई गलत काम के कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, वो पहले से ही बदनाम नहीं सोसाइटी में, एक ठीक ठाक जो अपनी एक प्रतिष्ठित इमेज रखता हो, उसकी कुछ इमेज हो सोसाइटी में ठीक ठाक, मतलब बिगड़ी ना हो, बस इतना मान के चलिए, तो उसका आप या तो साइन ले लीजिए। मगर प्रायोरिटी में क्या, फैमिली मेंबर। क्यों फैमिली मेंबर, कह रहा है भाई फैमिली को कम से कम पता तो चलेगा कि हमारे घर का ये बंदा जा कहाँ रहा है, कौन सा पुलिस वाला उठाया है, कहाँ से उठाया, क्यों उठाया, ये सब चीज़ कम से कम उसके सामने रहेगा। वो इस बात की गवाही तो दे सके कि हाँ मेरे सामने मेरे इस लड़के को उठाया गया है घर से,
तो उसकी हालत कंडीशन ऐसी थी, बाद में इसकी शक्ल ऐसी हो गई, इसकी कंडीशन ऐसी हो गई, इसको इतना मारा गया है, पीटा गया, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, बताई जाएगी ना। तो इसलिए फैमिली मेम्बर को बताना जरूरी है। पहला क्या रख रहे हैं, विटनेस के रूप में फैमिली मेम्बर, और अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो आप लोकेलिटी किसी रिस्पेक्टेबल मेम्बर को ले लीजिए, उसका आप साइन ले लीजिए, मगर साइन तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक विटनेस तो हमें चाहिए जो आपकी इस बात की, इस हरकत की गवाही दे सके कि जब आप मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे, आप बड़े निष्पक्ष भाव से आप तैयार कर रहे थे, आप लॉफुल मैनर में अपनी ड्यूटी करते हुए इसको कर रहे थे, आपके मन में कोई द्वेष भावना नहीं थी, आपके मन में कोई भी इलविल नहीं थी कि मैं गलत तरीके से इस पर्सन को उठा ले जाऊं, बाद में इससे कमाऊंगा। तो ऐसी कोई भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। और इस बात को शो कौन करेगा, ये शो कोई करेगा नहीं, ये आपकी हरकत, आपका कार्य, आपकी ड्यूटी, आप जैसा कृत्य करोगे उसी से समझ में आने लगेगा कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति कितने जिम्मेवार थे, कितनी जिम्मेदारी से आपने अपना कार्य किया है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। ये चीज़ शो क्या करेगी, जब आप साइन कर लोगे, ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा मैटर में कि हाँ भाई मेमोरेंडम तैयार हुआ, सही तरीके से उन्होंने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया है, तो हाँ एक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, सबको पता है, हर कोई अपना मैटर जो है सॉल्व करेगा, सही सबको बराबर मौका मिलेगा, तो जो अरेस्टेड पर्सन है वो भी अपना केस सही तरीके से तैयार कर पाएगा, उसके फैमिली मेंबर उसकी सही तरीके से हेल्प कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ आप देखेंगे मेमोरेंडम और कर रहा है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, कोई ना जिम्मेवारी इन पे डाल रहा है, कह रहा है मान लो अरेस्ट करके ले गए, ये लोग गवाह हैं, मेमोरेंडम तैयार है, और ये मेमोरेंडम जब तैयार होता है तो इसमें जो विटनेस जो भी कार्य होगा, मेमोरेंडम बना, तो ये सब जो है पुलिस डायरी में भी हिस्सा बनेगा, ये पुलिस डायरी का भी हिस्सा बनेगा, तो पुलिस डायरी में भी लिखा जाएगा, तो सब पता चलेगा ना कहाँ पे क्या क्या ये डेली कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी, इनकी जवाबदेही। अगर उस पर्सन को कुछ होता है, उस पर्सन को बाद में चोट आती है शरीर पे, कोई निशान अगर अलग से मिलता है जो मेमोरेंडम का हिस्सा नहीं था, तो आप क्या करोगे, आपकी जिम्मेदारी कैसे आ गई उसकी चोट, तो ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो समझ में आया होगा यहाँ पे कि क्या चीज़, आप पुलिस ऑफिसर जिस दौरान अरेस्ट करेगा, अरेस्ट मेमोरेंडम, एक मेमो बनाना उसके लिए ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं अरेस्ट मेमो। उसमें कुछ जानकारियाँ अरेस्टेड पर्सन से जुड़ी डाली जाएंगी, जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या, कि उस पर्सन का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें आप डालोगे। ठीक है, एज डालोगे, उसकी अपनी पर्सनल डिटेल डाल दोगे, उसमें रीज़न क्या है उठाने का, टाइम क्या है, डेट क्या है, विटनेस कौन है, विटनेस का मतलब वही विटनेस जो साइन करेगा उसको अटेस्ट करेगा, सिर्फ ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट को जरा देखते हैं। इतनी बात हो गई, अब इसमें एक बात और क्या बोल रहा है, कह रहा है काउंटर साइन भी, सिर्फ इतना ही नहीं, काउंटर साइन उस व्यक्ति से भी साइन करवाएंगे जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, इतनी चीज़। तो अब मेमो लगभग तैयार हो गया एक सही तरीके से, एक हम मानेंगे कि सही लॉफुल मैनर में तैयार किया गया मेमो, मेमोरेंडम सही तरीके से तैयार हो रहा है, और मानेंगे पुलिस वाले ने भी अपनी बेहतर ड्यूटी की है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इस सेक्शन का 36 क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे एक्यूज्ड को उसके इस अधिकार के बारे में कि भाई आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को बताना चाहो तो बता सकते हो अपने अरेस्ट के बारे में। इन केस मान लो कि अभी तक इसके जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके फैमिली मेम्बर्स को किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फाइनली पुलिस वाले उसको ये बात बोलेंगे कि भाई आप अगर किसी को बताना चाहते हो तो मुझे नाम दे दो, मैं उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करवा दूंगा, उसको बता दूंगा कि आप यहाँ इस थाने में अरेस्ट होके बैठे हुए हो सकता है ना कि भाई मेमोरेंडम बनाते टाइम में उनका कोई फैमिली मेम्बर ना मिला हो, तो उस कंडीशन भी हो सकती है। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उनका काम खत्म हो गया, काम खत्म हुआ, पे कह रहा नहीं काम नहीं खत्म हुआ, उनके घर तक बात तो पहुंचानी है। कह रहा अगर उस दौरान नहीं मिला कोई फैमिली मेंबर जब आप मेमो बना रहे थे, तो आपको ये जानकारी उसको देनी पड़ेगी। हो सकता है कि भाई वो तैयार हो कि अभी मौके पर नहीं, मैं अपने घर में किसी को फ़ोन करके बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आप दोगे उसको मौका पूरा। अगर आप वो नहीं भी जानता ये चीज़, आप उसको इन्फॉर्म करो, किसी का नंबर देना है, किसी को बताना है तो बता दो, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी पर्सन, अदर पर्सन हो जिसको ऊपर तुम्हें भरोसा है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है, तो बताओ, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँ तुम्हारे अरेस्ट के बारे में। और यही बात तो डीके बासु केस में भी कही गई थी। तो डीके बासु केस इसीलिए इतना लीडिंग है, जिसके सारे प्रोविज़न लगभग उठा के यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं, और इसमें और कुछ ऐसा खास है नहीं, ये पूरी तरह बस ये सेक्शन इसीलिए बनाया गया है कि पुलिस वालों के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना रहे, उनके ऊपर थोड़ी सी मैंडेटरी फोर्स डाला जाए कि भाई आपको ये सारे थोड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, तभी आप
को हम मान के ले चलेंगे कि आप सही तरीके से कार्य कर रहे हो। आप नहीं मानोगे तो आपके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन हो सकता है। आपके द्वारा किया गया अरेस्ट भी क्वेश्चन बना रहेगा, उस पर क्वेश्चन उठेगा कि आपने गलत तरीके से कार्रवाई की, आपने गलत तरीके से अरेस्ट किया। अगर आपने ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान नहीं दिया और जब गलत तरीके से ध्यान दिया तो भाई जैसे एक आम आदमी नपता है तो आप भी नपेगे, आपके ऊपर भी लीगल कार्रवाई होगी और बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हो। तो मोटा मोटा समझ में आ गई होगी लगभग चीज़ें आपको, इसमें कोई ऐसी खतरनाक कोई बात थी नहीं। तो आज के लेक्चर में इतनी ही बात रखेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।